सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। वेल, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। हालांकि इस घटना में जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा और उसे महसूस करा, बट इस सब के होने के पीछे का कारण मैं नहीं था। अपने आप को इस पूरी घटना में मैं बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखता हूँ, जिसके सामने ये घटना, या फिर अपने शब्दों में कहूँ तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ और मैंने इसे ऑब्जर्व करा। और आज मैं आपको वही घटना बताने जा रहा हूँ। जैन मेरे कॉलेज का एक सीनियर ईयर का स्टूडेंट था और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद हम दोनों फ्रेंड्स बन गए। हम दोनों को ही पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी रुचि थी। इवन हमारी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग भी इसी वजह से हुई। हम पैरानॉर्मल चीज़ों पर अक्सर बातें किया करते थे, बट कुछ बातें ऐसी भी थी जिनमें हम दोनों की सोच मिलती नहीं थी। जैन अपनी सोच में ही रहने वाला एक लड़का था जिसे बाकी लोगों के ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी एक बात थी जो कि वो हमेशा कहा करता था, हर एक बीती हुई घटना, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी से छोटी घटना क्यों ना हो, बट वो हमेशा किसी न किसी तरह से ज़िंदा ज़रूर रहती है। और यही कारण है कि कई बार अगर हम अच्छे से कोशिश करें तो हम उन घटनाओं को वापस जी सकते हैं। एक और बात जो वो बोलता था वो ये कि कोई भी घटना किसी की यादों से तब तक पूरी तरह से नहीं मिटती जब तक उस घटना में शामिल लोग मर ना गए हों और उनका पुनर्जन्म ना हो गया हो। ये बातें शायद आपके लिए अभी ज़्यादा सेंस नहीं बना रही होंगी। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही था, पर मैं आपको बताता हूँ। जैन के मुताबिक हर एक घटना जो कि पास्ट में हुई है उसकी अपनी एक ऑरा होती है, और जब कोई अपनी कला से, अपनी तंत्र विद्या की मदद से इस घटना को याद करता है, उसमें जाने की कोशिश करता है, तो वो उस घटना को अपनी आंखों के सामने होता देख सकता है। जितनी ज़्यादा उस घटना की ऑरा होगी उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा कि आप उसे अच्छे से देख पाओगे। उसके मुताबिक कुछ घटनाओं की ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि किसी दुर्घटना की, किसी की मौत की, या फिर और भी इससे कुछ भयानक। और क्योंकि इन घटनाओं की ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यही कारण है कि वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से अपने आप को हमारे सामने ला पाती है, यानी कि हम उन्हें बार बार महसूस कर पाते हैं। और उसके मुताबिक इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं हॉन्टिंग, यानी कि कोई भूत या एक्सपीरियंस। इनकी शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल भी नहीं कर पाते और ये अपने मुताबिक हमारे सामने आ जाती हैं। बस यही वो पॉइंट था जिसके ऊपर मैं जैन से कभी एग्री नहीं करता था, क्योंकि मेरा इस थ्योरी में ज़्यादा बिलीव नहीं था। बट मुझे इतना ज़रूर पता था कि जैन के पास कई हज़ार मंत्र हैं और कहीं ना कहीं वो एकदम अलग तरह का बंदा है, सबसे अलग। इवन तो उसकी बातों पर मैं बिलीव नहीं करता था, बट उसने कई बार इस चीज़ को प्रूव करा था कि वो पास्ट को देख सकता है। और इस बात से सच में मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो कभी भी ऊर्जा बोर्ड या फिर ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता था जिससे हम मानते हैं कि हम भूतों से संपर्क कर सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि एटलीस्ट बस एक बार मेरे सामने वो अपने सेशन को करे ताकि मैं उसे देख सकूं। और काफ़ी ज़्यादा मनाने के बाद आखिरकार वो एक दिन इस काम के लिए मान गया। एक बात थी, भले ही वो पहले मान नहीं रहा था, बट जब वो माना तब वो मुझे पूरी तरह से अपनी बातों को समझा रहा था, उन्हें बता रहा था। उसने कहा कि वो बस दूसरी बार अपने घर की पास्ट की यादों में देखने की कोशिश करेगा। इससे पहले बस वो एक ही बार ऐसा करा है। वैसे उसने बोला कि इन सब कामों के लिए उसके पिताजी का दूसरा घर जो कि गोवा के पास है वो काफ़ी ज़्यादा सही था, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम 2 दिन का सफ़र करके वहाँ जाएं और फिर वहाँ से वापस भी आएं। तो इसी तरह जब एक वीकेंड पर जैन अपने घर पर अकेला था, तब हमने इस एक्सपेरिमेंट को करने का फ़ैसला करा।
उसने बताया कि एक बार अगर वो देखना शुरू करेगा तो उसका इस चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा कि वो क्या देखता है। उसने कहा कि मौसम, जगह, चांद की स्थिति, बाकी के तारों की स्थिति पर यह बात डिपेंड करती है कि उसे कौन सी घटना या फिर क्या चीज़ दिखने वाली है। फ्राइडे नाइट को डिनर करने के तुरंत बाद मैं उसके घर पर चला गया। मैं उसके रूम में गया तो मैंने देखा कि वो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था और वहाँ पर लाइट भी ज़्यादा तेज़ नहीं लगी हुई थी। एक्चुअली उसने मेन लाइट को ऑफ कर रखा था और एक रेड कलर की छोटी सी लाइट लगा रखी थी जो कि डिम थी। उसके कमरे में एक बड़ी सी तांबे की प्लेट रखी हुई थी जिसके आधे हिस्से पर किसी खास तरह की चीज़ से मानो पेंट जैसा कुछ करा गया था। इसके अलावा उस प्लेट का जो बीच वाला गोल वाला हिस्सा था उसमें भी कुछ तो लगा हुआ था जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी पॉलीथीन भी थी जिसमें सामान था जो कि उसे इस सब काम के लिए चाहिए था। कुछ सेकंड मेरी ओर देखने के बाद उसने अपनी उस पॉलीथीन से एक चौक निकाली और ज़मीन पर एक रेक्टेंगल बना दिया। वो रेक्टेंगल उस तांबे की प्लेट के चारों ओर बनाया गया था, थोड़ी जगह को छोड़कर। उसके बाद उसने प्लेट में आटे की बनी हुई छोटी छोटी सी गोलियों को वहाँ पर रखा। फिर उसने एक कोयले का छोटा सा टुकड़ा निकाला और रेक्टेंगल के बाहर कुछ सिंबल्स बनाने लगा जो कि मेरी समझ से बाहर थे। फिर उसने रेक्टेंगल के चारों कोनों पर 4 नींबू रख दिए और उसके बाद चारों में ही एक पतली वाली पिन लगा दी। फिर उसने रोली का टीका मेरे माथे पर और अपने माथे पर लगाया, बाकी का उसने हवा में छिड़क दिया। उसने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद वो मेरे साइड में पालती मारकर बैठ गया और अपने मंत्रों की मोटी वाली डायरी को उसने अपने सामने रख दिया। एक बार शुरू करने से पहले उसने मुझसे कहा कि कमरे में जो कुछ भी हो मुझे ना तो उस पर ध्यान देना है और ना ही कुछ देखना है और ना कुछ सुनना है। मुझे बस एक जगह पर फोकस रखना है, वो उस प्लेट के ऊपर, उस प्लेट के बीच वाले हिस्से में। वो बीच वाला प्लेट का हिस्सा उसके ऊपर लगे हुए किसी खास चीज़ के कारण इतना ज़्यादा शाइनी हो गया था कि उसमें मेरे को अपना फेस साफ दिख रहा था। मैंने उससे एक्साइटमेंट के साथ पूछा, क्या इस प्लेट के अंदर हमें कुछ दिखेगा? उसने बस अपना सिर हिला दिया। अब वो शांति से बैठा और दोनों हाथों को जोड़कर उसने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। पहले उसने एक प्रार्थना शुरू करी। ये पूरी तरह से संस्कृत में नहीं थी, बट ऐसा लग रहा था कि संस्कृत और किसी और भाषा का भी उसमें मिश्रण था जो कि मैं समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में उसने लगातार तेज तेज मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर लगातार मंत्र पढ़ने के बाद जैन ने अपनी पॉलिथीन से एक मोमबत्ती निकाली और उसे जला दिया। उसने एक एक करके ऐसी कई सारी मोमबत्तियाँ निकाली, लेकिन उसने हर एक मोमबत्ती को देखा नहीं कि वो जल रही है या नहीं। वो बस उसे मानो हल्के से पल के लिए आग के पास ले जाता और फिर तुरंत रख देता। उनमें से कुछ जलती और कुछ नहीं। शुरुआत के कुछ मिनट तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और तब मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा कि हमारे आसपास कुछ है, कुछ अलग सा। इसे मैं डरावना या फिर ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, बट ये किसी तरह की एनर्जी थी जिसे शायद मैं फील कर पा रहा था। अब मुझे धीरे धीरे हल्की सी कहीं से आवाज़ आने लगी, बट मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आवाज़ थी किस चीज़ की और कहाँ से आ रही थी। बट अब भी मुझे प्लेट के बीच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब मेरे को जैन की बात याद आई कि मुझे अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना और बस प्लेट को देखना है। जैन भी अब एक तरीके से ट्रांस जैसी स्टेट में चला गया था। अब वो अपनी किताब को नहीं देख रहा था मंत्रों के लिए। उसकी आंखें मानो बस सामने देख रही थी कुछ इस तरीके से कि उसका ध्यान कहीं और ही है और वो खुद ब खुद मंत्रों को पढ़े जा रहा था। कुछ मिनट के बाद वो बार बार अपनी पॉलिथीन से एक ब्लैक कलर का पाउडर निकालता और वो उसे उस आग में डाल देता। अब तक भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, बट मुझे एक बात का पता था कि अगर मैंने कहीं अपने आप को इधर उधर भटकने दिया तो शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे दिमाग में इधर उधर की बातें लगातार आ रही थी और तब एकदम से ही वो हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले कुछ हुआ हो, मानो एक पल के लिए वो प्लेट बिल्कुल खाली थी और उसके बाद अगले ही पल मुझे वहाँ पर कुछ दिखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो प्लेट नहीं बल्कि एक टीवी बन गई हो।
इस चीज़ के होने की बस एक खबर जो मुझे लग रही थी वो वहाँ की स्मेल से। वहाँ पर मुझे एक भुनी हुई मछली की स्मेल आ रही थी। जो पहली चीज़ मैंने उस प्लेट के अंदर देखी वो था एक स्टोव और उसके साइड में एक छोटा सा लालटेन। उस स्टोव पर कुछ पकाया जा रहा था और ज़मीन पर एक प्लेट में काफ़ी सारी मछली रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो मछली काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह से हिल रही थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो मछलियाँ अब भी ज़िंदा सी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं वहाँ का लाइव टेलीकास्ट देख रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर मुझे सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा था, बट बस एक छोटी सी जगह का। बैकग्राउंड में कहीं पर एक रेडियो चल रहा था जिसमें कुछ पुराने हिंदी गाने चल रहे थे। आसपास का माहौल देखकर जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा था वो माहौल मुझे 40-50 साल पहले का लग रहा था, जो कि किसी मिडिल क्लास फैमिली का घर लग रहा था। ज़मीन पर एक औरत जो कि मिडिल एज की थी वो बैठी हुई थी और शायद वो किसी से बात कर रही थी। उसने एक बिल्कुल सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी और उसके शरीर पर बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं थी। मुझे ये तो नहीं दिख पा रहा था कि वो किससे बात कर रही हैं, क्योंकि वो कहीं दूसरी तरफ खड़ी थी, बट वो एक औरत की ही आवाज़ थी और उनकी बातचीत से पता लग रहा था कि वो औरत भी शायद उन्हीं की एज की है। यह सब देखने के बाद एक पल के लिए मेरा ध्यान रूम के अंदर गया कि वहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। रूम में हर तरफ मुझे एक अजीब सी धुंध दिख रही थी। सैन का फेस बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो पहले देख रहा था और वो भी अपने मंत्रों को लगातार पढ़ रहा था। बीच बीच में वो बस प्लेट की ओर देखता और उसके बाद फिर से सामने देखने लगता। मुझे नहीं पता कि शायद वो खुद से कुछ देख भी रहा था या फिर नहीं। इसके बाद उसने अपनी पॉलिथीन में से कुछ कड़ा या फिर ऐसा ही कुछ निकाला और उसे उसने अपने हाथ में टाइट से दबाने लगा। अब रूम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक बढ़ गई थी। मैंने अपना ध्यान वापस से उस प्लेट के ऊपर लगाना शुरू करा। मैं अब उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगा कि वो आखिर किस बारे में बात कर रही हैं। बातें सुनकर लग रहा था कि वो किसी शादी के बारे में बात कर रही थी, जो कि हाल फिलहाल में ही हुई है। वो जो दूसरी लेडी वहाँ पर कहीं खड़ी थी वो बोल रही थी कि सब कुछ अच्छे से निपट गया और बड़े बूढ़े भी खुश हैं। पता नहीं क्यों धीरे धीरे आवाज़ ऐसा लगने लगा कि धुंधली सी होने लगी और उनकी बातचीत खुशी से बढ़कर कुछ दुख की बात में चली गई, क्योंकि उनका मुंह ऐसा ही लग रहा था। और तभी एकदम से काफ़ी तेज़ आवाज़ आई, मानो कोई ज़मीन पर काफ़ी ऊंचाई से गिरा हो। और फिर मुझे किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। कोई औरत जो कि दर्द से कराह रही थी। आवाज़ सुनकर लग रहा था कि शायद वही औरत थी जो कि वहाँ पर पहले से खड़ी थी, बट हैरानी की बात थी कि अगर वो वहीं पर खड़ी थी तो उसकी ऐसी आवाज़ कैसे आई कि वो बहुत ऊपर से नीचे गिरी है। वो औरत जिन्हें अपनी आंखों से देख पा रहा था वो एकदम से उठी और भागते हुए उस तरफ जाने लगी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मुझे अब गुस्से से चिल्लाने की और दर्द की लगातार आवाज़ आ रही थी। तब एकदम से मुझे किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि ये वहाँ से नहीं आ रही है बल्कि ये जैन था, जिसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और अब वो मंत्र भी नहीं पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो गया था। उसने मेरी ओर इशारा करा और अपनी आंखों को बंद करते हुए मुझे भी इशारा करा कि मैं भी ऐसा ही करूं। पहले मैंने मना करा, बट जैसा उसने कहा मैंने फिर वैसा ही करा। 1-2 सेकंड के बाद उसने मंत्र पढ़ना फिर से शुरू करा, खांसते खांसते ही। धीरे धीरे अब उस रूम की जो ठंडक थी वो कम हो रही थी। कुछ 1 मिनट के लिए मानो मैं भी कहीं खो सा गया था और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। जब मैं वापस से होश में आया तो मैंने देखा कि जैन खड़ा होकर एक जग में से पानी पी रहा है। वो जो प्लेट रखी थी वो बिल्कुल साफ थी अब, और अब मुझे उसमें बस अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था। बाकी का माहौल भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अब मैंने जैन की हेल्प करी बाकी के सामान को ठीक करने में। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था और यही सोचकर मैंने उससे और कोई बात नहीं पूछी उस दिन। अगले दिन जब मैंने उससे पूछा तो वो भी उस सीन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया। उसने बताया कि कई बार ऐसी चीज़ों को देखते टाइम आपके शरीर को भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट वहाँ पर हो जाए जिसमें कि आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चली जाए तो आप रियल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो और आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। हम दोनों ने ही बातों बातों में सोचने की कोशिश करी कि आखिर हमें वो एक पर्टिकुलर घटना ही क्यों दिखी, बट जैन इस बात को लेकर श्योर था कि ये वही जगह थी जहाँ पर अभी हम थे। भले ही वो उस टाइम पर कोई पुराना सा घर लग रहा था, बट उसने बताया कि जहाँ पर अभी वो हैं, जिस फ्लैट में, ये कुछ साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है।
वो एक 6 मंजिला इमारत थी। इसके बाद मुझे जहन की बातों पर तो कम से कम पूरी तरह से यकीन हो गया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल अलग तरह का एक्सपीरियंस था जो कि मैंने अपनी लाइफ में करा है। इसके बाद मैंने कभी भी जहन की थिंकिंग का मजाक नहीं उड़ाया। इसके बाद काफ़ी बार बोलने के बाद मैंने जहन को एक बार फिर से मना लिया, एक बार फिर से उसके सेशन में शामिल होने के लिए, और इस बार मैं उसके गांव जाने वाला था। खैर, आज के लिए लिखते लिखते ये घटना काफ़ी लंबी हो गई है। वो वाली घटना मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। मैं विपुल। ये घटना मेरे गांव सिरगढ़ की है। ये घटना वैसे तो गांव में भुला दी गई है, लेकिन मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता, इसीलिए आज मैं इसको आपसे बताने जा रहा हूँ। मेरे गांव में कहा जाता था कि इस गांव को बसाने वाले ज़मींदार की बेटी रूपा उसी गांव के एक लड़के रमेश को पसंद करती थी, और रमेश भी रूपा को पसंद करता था। रमेश ने इस बारे में अपनी माता से बात करी तो उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, पर उन्हें अनुमान था कि रिश्ता होना कठिन था। लेकिन बात यहाँ रूपा की थी। रूपा की माँ का देहांत तो बचपन में ही हो गया था, इसीलिए उसने इस बारे में जैसे तैसे हिम्मत करके अपने पिता को बताया। उसके पिता ने उसकी बात सुन रमेश और उसके परिवार वालों को अपने घर पर बुलवाया। रमेश के परिवार में उसकी माँ और उसके पिताजी ही थे। जमींदार ने उन्हें अपने घर में बुलाया तो था, पर शादी की बात करने के लिए नहीं, बल्कि जमींदार ने उनको उनका अपमान करने के लिए बुलाया था। जमींदार ने रमेश के परिवार का अपमान करते हुए कहा कि तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है। तुम गांव के एक छोटे से किसान और मैं एक जमींदार हूँ। ये रिश्ता असंभव है। हमारे घर से रिश्ते के बारे में तुम लोगों ने सोच कैसे लिया? रूपा की शादी मैं अपनी बराबरी और अपने हैसियत वालों से करूँगा। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। रमेश कुछ कहता इससे पहले ही उसके पिता ने उससे कहा, देखा ना, मैंने तुझसे कहा था ये रिश्ता संभव नहीं है, पर तेरी वजह से हम ये सब भी सुन लिए। अब चुप कर घर चल, भूल जा उसको। इतना कहकर रमेश के पिता उसे लेकर घर चले गए। रूपा ने ये सब सुना तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई, पर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ जमींदार ने अपनी बेटी रूपा का विवाह कहीं और तय कर दिया। रूपा को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने पिता के खिलाफ जाकर रमेश से भागकर शादी कर ली। इस बात से नाराज जमींदार ने अपने आदमियों से उन दोनों को खोज कर लाने के लिए कहा और कहा कि जब भी वो दोनों मिल जाए तो दोनों को रस्सी से बांधकर गांव की चौक पर लाया जाए। वो दोनों भी छुप नहीं पाए और उन दोनों को पकड़ लिया गया, और जैसा उसने कहा था वैसा हुआ भी। अपनी बेटी की लाख मिन्नतों के बाद भी जमींदार का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। वो तो अपनी शान और घमंड के आगे चूर था। उसने तो अपनी बेटी के ससुराल वालों को भी बंदी बनाकर चौक में इकट्ठा कर दिया और गांव में ऐलान करवाया कि कोई भी इन लोगों की मदद नहीं करेगा और कोई भी अपने घर का दरवाजा इनके लिए नहीं खोलेगा। उस दिन अमावस्या की काली रात थी। हर तरफ अंधेरा बसा हुआ था और ये अमावस्या की रात गांव वालों के लिए एक श्राप बनने वाली थी। गांव वाले भी जमींदार की ताकत और ओहदे से खौफ खाते थे और वहां सिर्फ उसका ही कानून चलता था। गांव के सभी लोग जमींदार से कर्ज लेकर उसके गुलाम बन गए थे, इसीलिए कभी भी कोई उसके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो जमींदार उस रात अपनी बेटी रूपा और अपने दामाद रमेश और उसके माता पिता को जिंदा जलाकर मारने जा रहा था, पर जमींदार की बेटी ने जैसे तैसे रस्सी खोल ली और जैसे ही वो अपने पति और बाकियों को छुड़ाने गई, उसके पिता ने उसे वहां से दूर कर उसकी आंखों के सामने उसके पति रमेश और उसके परिवार वालों को जिंदा जला दिया। ये नजारा देखकर रूपा चीखने लगी और काफी तेज तेज रोने बिलखने लगी, पर उस पूरे गांव में किसी ने भी उसकी मदद की आवाज ना तो सुनी और ना ही कोई आगे बढ़ा। गांव का चौक उसके पति और उसके परिवार की चीख से गूंज उठा। उस पूरे गांव में सिवाय उनकी चीखों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जमींदार की बेटी ने गांव के हर एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी, पर किसी ने भी जमींदार की बेटी की कोई मदद नहीं करी। अंत में जमींदार की बेटी ने उसी गांव के कुएं में मौत की छलांग लगा दी, पर कुएं में कूदने से पहले रूपा ने कहा, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
दूसरे दिन रात में जमींदार की मौत हार्ट अटैक से हो गई और उसके सारे आदमियों ने भी गांव के पास उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद इस गांव को किसी श्राप ने मानो जकड़ लिया और इस घटना के बाद गांव के सभी लोग हर अमावस्या को अपने दरवाजे पर देर रात एक दस्तक को सुनते थे। उस दस्तक को सुनकर जो भी दरवाजा खोलता था उसे वही भयानक और खूनी नज़ारा दिखता जो जमींदार की बेटी ने देखा, और उसके बाद वो व्यक्ति खुद ही न जाने क्यों गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता, जिस कुएं में रूपा ने अपनी जान दी थी। वैसे वो कुआं रूपा के कूदने के बाद बंद करवा दिया गया था, पर फिर भी जब कोई उस कुएं में अपनी जान देने जाता तो पहले से ही उसे खुला मिलता। कुछ दिनों तक गांव में ऐसा ही डर और खौफ का माहौल बना रहा। गांव के लोग गांव छोड़कर अब जाने लगे। इस सबसे परेशान गांव के एक पंडित ने ये सब रोकने के लिए अलग अलग गांव से कुछ विद्वान पंडितों को बुलाया और उस गांव में पूजा करवाई और गांव के कुएं को मंत्रों की शक्ति से बंद कर दिया और कहा हर अमावस्या की रात को गांव के हर एक घर में एक दीपक जलाया जाए और कोई भी घर के दरवाजे पर 12 बजे के बाद दस्तक दे तो दरवाज़ा बिना नाम और पहचान जाने नहीं खोलना है, चाहे जो कुछ भी हो। ये कहानी मेरे पिताजी ने तब बताई थी जब मैं 15 वर्ष का था, क्योंकि मैं माँ को हर अमावस्या को ऐसा करते हुए देखता था। मैं कई प्रश्न करता था, इसीलिए मेरे पिताजी ने ये कहानी मुझे बताई, पर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। मैं बहुत जिज्ञासु था। मुझे जानना था कि गांव की कहानी सच में है या फिर सिर्फ लोग अपनी बातें बनाते हैं, और मुझे ये बात जानने का मौका भी मिला। उस दिन अमावस्या की रात थी। माँ और पिताजी को अचानक से नाना जी की तबीयत खराब होने की खबर मिली और उन्हें अचानक ही दूसरे गांव जाना पड़ा, पर वो मुझे नहीं ले जा सकते थे क्योंकि दूसरे दिन मेरी परीक्षा थी। इसी वजह से पिताजी ने और माँ ने मुझे घर पर ही रहने को कहा और मेरा ध्यान रखने के लिए हमारी पड़ोस वाली चाची को बोल दिया। इसके अलावा उन्होंने मुझे रात में उन्हीं के घर सोने के लिए कहा। मैंने माँ से उस समय तो हाँ कह दिया, पर मैं बाद में चाची को जैसे तैसे मनाकर अपने चचेरे भाई के साथ योजना बनाकर अपने घर में ही रहने को मनवा लिया। मेरा चचेरा भाई मृदुल मेरी ही उम्र का था और वो भी मेरी तरह भूत प्रेत को देखने में दिलचस्पी रखता था। आज अमावस्या की रात थी और हमारे पास मौका भी था गांव की उस कहानी को जानने के लिए। हमने सोने से पहले दीपक को नहीं जलाया। हम बस दरवाजे पर होने वाली दस्तक का इंतजार कर रहे थे और वहीं बैठे थे। बैठे बैठे कब हम दोनों की आंख लग गई हम दोनों को पता ही नहीं चला, और कुछ घंटों के बाद लगभग रात के करीब 1 बजे घर पर दस्तक हुई। गहरी नींद में होने के कारण हम दोनों ने ही उस दस्तक को अनसुना कर दिया, पर कुछ देर बाद फिर से ये दस्तक तेजी से हुई और इस बार दस्तक के बाद मदद की पुकार भी आई और बाहर से दर्द भरी चीखें भी सुनाई दी। तभी अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैंने मृदुल को भी उठाया। हम दोनों ही अपने कान दरवाजे से सटाकर सुन रहे थे, पर समय के साथ वो चीखें और भी बढ़ने लगी और उसी समय दरवाजे की होती दस्तक भी बंद हो गई। तभी मैंने धीरे से दरवाजा खोलना चाहा तो मृदुल ने कहा, मरवाएगा क्या? हमें पता चल गया है कि ये कहानी सच है, फिर तो दरवाजा क्यों खोल रहा है? मर जाएंगे हम लोग। तो मैंने कहा, बस मुझे एक बार उन सबको देखना है, तू रुकना यार। इतना कहकर मैंने दरवाजा खोला तो बाहर का नजारा देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा रूपा अपनी आंखों के सामने अपने परिवार वालों को जलता देखकर रोई जा रही थी। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे देख किसी का भी दिल पसीज जाता, पर उसके पिता पर तो असर ही नहीं हुआ। रूपा अपने कदम अब गांव के कुएं की तरफ बढ़ा रही थी, जिस कुएं में कूदकर उसने अपनी जान दी थी। वो सारा दृश्य जो उस अमावस्या की रात घटा था, ये मेरी आंखों के सामने फिर से दोहरा रहा था खुद को। मैंने मृदुल से कहा कि तू रुक, मैं आता हूँ। तो मृदुल ने कहा, तू अब बाहर क्यों जा रहा है? मैंने बोला, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरने नहीं दूंगा। तो मृदुल ने कहा, वो पहले ही मर चुकी है, अगर तू उसके पास गया तो तुझे ही मार देगी।
पर मुझे न जाने क्या हुआ और बिना कुछ सोचे समझे मैं उसे बचाने के लिए चला गया जो पहले से ही मर गई थी। मैं रूपा के पास गया, तब वो कुएं में कूदने को तैयार ही थी। तो मैंने आवाज़ लगाकर कहा, रुकिए रूपा दीदी। तभी रूपा ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। मैं 15 साल का दुबला पतला लड़का जो अपनी दोनों आंखों को आंसू से भरकर बोलता है, दीदी ऐसा मत करिए। तो रूपा मुझे इस तरह रोते हुए देखकर मेरे पास आकर कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना बाकियों की तरह मैं तुम्हें भी मार दूंगी। मैंने कहा, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आपको इस दुख में छोड़कर मैं नहीं जा सकता दीदी। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तो मैंने कहा, किस बात का डर? जो खुद इतना दुखी है, अपनी जान देने जा रहा है, उससे किस बात का डर? मुझे डर नहीं लग रहा आपसे, आप प्लीज़ मत करिए ऐसा। तब रूपा मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, तुम जितने मासूम हो उतने ही समझदार। मेरे बारे में जानने के बाद भी यहाँ चले आए मेरी मदद करने के लिए। तुम वो पहले हो जिसने मेरे पिता की बात को नकारा है, जिसने मेरी मदद के लिए दरवाज़ा खोला और मुझे इस दुनिया से मुक्ति दिलाई है। मैं अपने दुख और दर्द के कारण अपने ही समय में फंस चुकी थी और दुनिया से आज़ाद नहीं हो पा रही थी, पर तुमने मुझे आज़ाद करा दिया और मुझे मेरे इस दुख और दर्द भरी ज़िंदगी से मुक्ति दे दी है। इसी के साथ तुमने अपने गांव को भी मेरे श्राप से मुक्त कर दिया है। रूपा के इतना बोलते ही मेरी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी और सब कुछ गायब हो गया। दूसरे दिन मैंने अपने आप को अपने बिस्तर पर ही सोया हुआ पाया। सुबह मेरी अचानक से आंख खुली तो मैंने मृदुल से पूछा, कल रात क्या हुआ था? रूपा दीदी के जाने के बाद तुझे पता है क्या? तो मृदुल ने कहा, कल रात के बारे में मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि हम गांव की कहानी का सच जानने के लिए इंतजार कर रहे थे और सो गए। उसके बाद हम लोग सुबह ही उठे हैं। इस बात से मुझे ये पता चला कि मृदुल को कल रात का कुछ भी याद नहीं था। मैंने भी उसे इस बारे में कुछ भी ना बताना ही सही समझा। मुझे नहीं पता मैं कल रात कैसे बच गया, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने उन्हें मुक्ति दिला दी, या फिर उन्होंने मुझे एक नादान बच्चा समझकर छोड़ दिया। खैर, जो भी हुआ हो, इस हादसे के बाद गांव में इस बारे में कोई बात नहीं करता था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव के सभी लोग रूपा की कहानी को भूल गए थे। पर हैरानी की बात तो ये थी कि मेरी घटना के बाद दोबारा कभी भी कोई अजीब घटना गांव में नहीं हुई। मैंने भी इस रात के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। आज इस घटना को 20 साल बीत चुके हैं, पर यह घटना आज भी मेरे जहन में बिल्कुल जिंदा है। यह कहानी मैंने अपने पिताजी से सुनी थी। पिताजी बताते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उस समय गांव का जो प्राइमरी स्कूल था वो गांव से थोड़ा दूरी पर था। उस जगह के बारे में लोगों की मान्यताएं थी कि वहां पर कोई सैद रहता है। हमारे पहाड़ों में मान्यता है कि किसी मुसलमान पुरुष की भटकती हुई आत्मा सैद बन जाती है। हम छोटे थे तो हम भी सैद की कई कहानियां सुनते रहते थे। कई लोगों का दावा था कि सैद उन्हें मिला और उसने हमसे सिगरेट मांगी। बोला तो कई लोगों ने यह भी था कि सैद जिससे मिलता है उससे सिगरेट जरूर मांगता है और जो उसे सिगरेट नहीं देता वो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी करता है। इसका कारण लोग मानते हैं कि सैद आग से डरते हैं, इसीलिए सिगरेट मांगकर तसल्ली करते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ है या नहीं। खैर, अब सच्चाई जो भी रही हो, हमने तो यही सुना है, देखा नहीं। उसी प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूरी पर एक पशु अस्पताल था जहां पर कर्मचारियों के रहने के लिए आवास भी था, परंतु कोई भी कर्मचारी वहां पर रात में रुकना नहीं चाहता था। वहां के बारे में इतनी भ्रांतियां थी कि शाम होते होते ही वहां का इलाका सुनसान हो जाता था। दिन में तो वहां लोग गाय चराने भी चले आते थे और स्कूल वगैरह के कारण थोड़ी हलचल रहती, पर रात के समय वहां पर ऐसा नहीं था। आज वहां पर इतना विकास हो गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता किसी ज़माने में इस स्थान के बारे में ऐसी भ्रांतियां भी रही होंगी। तो भाई उस पशु अस्पताल में एक पशुओं के चिकित्सक आए जो कि शहर से आए थे नए नए।
वो गांव की ऐसी फालतू बातों पर विश्वास नहीं करते थे। जब गांव वालों ने उन्हें कहा कि रात के समय आप वहां पर मत रुकिए, गांव में ही कमरा ले लीजिए, तो वे माने नहीं। उन्होंने अपना सामान वहीं जमा लिया और रात को भी वहीं रहने का मन बना लिया। सारे कर्मचारी अपने अपने घर चले गए। उस समय ना तो फोन थे ना टेलीविजन, तो मनोरंजन का कोई साधन तो था नहीं। उन्होंने शाम ढलते ही भोजन बनाना शुरू कर दिया। सब्जी बना ली और फिर रोटियां बनाने लगे। रोटियां बनाते बनाते उन्होंने एक चीज पर गौर किया कि वो रोटी बनाकर टोकरी में रखते जा रहे हैं और रोटियां गायब होती जा रही हैं। ये बात बाद में उन्होंने खुद बताई थी। अब उन्हें लगा शायद गांव के लोगों की शरारत है और वो लोग उन्हें डराना चाहते हैं। उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई, कौन है यहाँ पर जो ये सब कर रहा है? तभी उसी वक्त उनके भवन की छत पर, जो कि टीन की बनी हुई थी, उस पर एकदम से पत्थर से बरसने लगे। अब तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और बाहर आकर इधर उधर देखकर चिल्लाने लगे, कौन है? तुम लोग मुझे डराना चाहते हो ना, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। अरे मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तुम लोगों को मैं देख लूँगा। और वो ऐसा बोलकर इधर उधर किसी को ढूंढने लगे, ये जानने के लिए कि किसकी शरारत है, मगर उन्हें कोई भी नजर ना आया। फिर वो अंदर गए और रोटियां बनाने लगे। रोटियां बनाई और रोटियां गायब होती गई। सिलसिला जारी रहा। अब तो उन्हें सच में थोड़ा डर लगने लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रोटी गायब कैसे हो रही है, क्योंकि अब वो कंटिन्यूसली उस रोटी पर ही नजर टकाए बैठे थे। फिर थोड़ी देर में किसी ने फिर से छत पर पत्थर फेंका। वे फिर बाहर गए और चिल्लाने लगे, कौन है जो ये सब कर रहा है? दम है तो सामने आओ ना। पर इस बार तो उनका कहना ही था कि एक विशालकाय सैद उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो भी कोई कम साहसी नहीं थे। टॉर्च से ही उसके मुंह पर रोशनी करने लगे। जैसे जैसे उसका मुंह देखना चाहते वो और लंबा होता जाता, और ऐसा देखकर उनके होश उड़ गए और वो हो गए बेहोश। सुबह हुई मगर उन्हें होश ना आया। पहले ज़माने में गांव के लोग सच्चे और सरल होते थे। उन्हें रात भर डॉक्टर साहब की चिंता लगी रही, न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। सुबह सुबह ही कुछ सयाने लोग वहां आ गए। देखा तो बीच मैदान में डॉक्टर साहब बेहोश पड़े हैं। घर के कमरे का दरवाज़ा खुला है और सब लोगों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश करी, मगर वो आए नहीं होश में। तब उन्होंने वहीं पास ही में मुसलमानों के गांव से मौलवी को बुलाया। मौलवी साहब ने अपने साथ लाए पानी के कुछ छींटे उनके ऊपर डाले और फिर वो होश में आ गए। उनकी आंखें चमक रही थी। मौलवी सबके सामने ही उनसे उर्दू में बात करने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि डॉक्टर साहब भी उनसे उसी भाषा में बात कर रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। काफ़ी देर तक बातचीत हुई और बीच बीच में डॉक्टर साहब बहुत ही ज़्यादा क्रोध में बात करते और फिर शांत हो जाते। फिर कुछ समय के बाद वो एकदम निढाल पड़ गए। मौलवी साहब ने बताया कि डॉक्टर साहब के ऊपर सैद आ गया था, जिस वजह से डॉक्टर साहब के अंदर का सैद मौलवी साहब से बात कर रहा था। मौलवी साहब ने बताया कि वो कह रहा था कि ये उसी की भूमि है, लेकिन गांव वालों ने उस पर अतिक्रमण करके पशु अस्पताल का निर्माण करा दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था। परंतु चूंकि सैद बुरी आत्माएं नहीं होती, इसीलिए मौलवी साहब के समझाने पर वो मान गया और उसने वायदा किया कि वो इस जगह को छोड़कर चला जाएगा और फिर भविष्य में किसी को भी तंग नहीं करेगा। इसीलिए अब गांव वालों को उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में डॉक्टर साहब जब अपनी चेतना में आए तो उन्होंने रात की घटना का सविस्तार वर्णन किया। बोलते बोलते बेचारे बहुत डर जाते थे। इस घटना से डॉक्टर साहब इतना डर गए थे कि वो फिर से रात को कभी भी वहाँ रुके नहीं। बहुत ही जल्द उन्होंने वहाँ से अपना तबादला भी करवा लिया। ये अगली घटना है बताई है हमारे सब्सक्राइबर अहमद ने। आइए उनकी घटना को जानते हैं। ये घटना एक अरब देश की है। ये घटना एक अरब देश की है
और एक काफ़ी ज़्यादा मशहूर किस्सा है। एक काफ़ी मशहूर सिंगर थी जिनका नाम था नोरा अल टकाका। इनकी आवाज़ काफ़ी सुरीली थी और काफ़ी सारे लोग इन्हें अपनी शादियों में बुलाया करते थे। एक दिन की बात है, जब ये अपने घर पर थी तो उस दिन एक जगह से कॉल आई। कॉल पर एक औरत थी जो कि इन्हें अपने बेटे की शादी में गाना गाने के लिए बुलवा रही थी और उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम बताई थी जो कि वो नोरा को देना चाहती थी। नोरा थोड़ा नर्वस हो गई थी पर उसने हाँ बोल दिया। शादी की रात को लगभग 2 साढ़े 2 बजे नोरा और उनकी टीम वहां पर पहुंचे तो उन्हें बाहर गेट के पास 2-3 लोग खड़े दिखे। वहां पहुंचकर उन्होंने गाड़ी रोकी और बाहर निकल गए और अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई और कहा, मैंने ही आपको बुलाया था, मेरे बेटे की शादी है। सारे लोगों को वो अंदर लेकर गई और कहा कि यह है आप लोगों का रूम, आप जल्दी से अपनी तैयारियां कर लीजिए और स्टेज की तरफ आइए। उनकी बात मानते हुए नोरा और उनकी टीम तैयार होकर स्टेज पर आ गए। पहले तो सब कुछ ठीक था, सारे लोग वहां नाच रहे थे, गा रहे थे, सब बढ़िया था। पर अचानक से सारे लोग थोड़ा अजीब किस्म का डांस करने लगे। मतलब उनका बर्ताव काफी अजीब सा हो गया था। तब नोरा के एक टीम मेंबर की नज़र एक आदमी के पैरों पर गई और उसने पूरी टीम को उस तरफ देखने के लिए कहा। पूरी टीम ने उस आदमी के पैर देखे तो सभी लोग एकदम हैरान हो गए क्योंकि उन सब के पैर बिल्कुल घोड़ों के जैसे थे। नोरा और उनकी टीम ने जैसे तैसे करके सबसे कहा कि हम थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं। उस औरत ने कहा कि ठीक है, जाइए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए और फिर आइएगा। फिर जब पूरी टीम अपने रूम में गई तो सब आपस में बहस करने लगे कि ये सब क्या था, उनके पैर देखे तुम लोगों ने। थोड़ी देर तक ये लोग बहस करते रहे और फिर समझ गए कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं है। फिर उन्होंने ये डिसाइड करा कि बस वो 5 मिनट और परफॉर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। वो लोग दोबारा स्टेज पर गए और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। तब वो सारे लोग और जंगली किस्म से नाचने लगे और कुछ तो चिल्लाने भी लगे। तब एक मेंबर की नज़र फिर से उन लोगों के पैरों पर गई और वो चीख दिया, इस बार इनके पैर देखो। तब सारे लोग और अजीब तरीके से उनकी तरफ देखने लगते हैं और देखते ही देखते काफ़ी अजीबोगरीब और डरावनी सी आवाज़ें निकालने लगते हैं। नोरा के मन में बस एक चीज़ चल रही थी कि आखिर सब क्या हो रहा है। इसके तुरंत बाद फजर की अजान शुरू हुई और सारे लोग गायब हो गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि ये सब क्या था। वो लोग तुरंत ही अपनी कार के पास गए तो वहां से एक बूढ़े व्यक्ति जा रहे थे। उन्होंने उन्हें देखते के साथ ही पूछ लिया, तुम लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? तो टीम ने कहा कि हमें यहाँ शादियाँ बुलाया गया था गाना गाने के लिए। तब उन दादाजी ने बस जवाब दिया, हाँ बस मैं समझ गया क्या हुआ है, एक काम करो यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। एक बार बस घर जाने के बाद इंटरनेट या कहीं पर इस जगह के बारे में सर्च कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनने के बाद नोरा और उनकी टीम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकी और वापस आ गई। वहाँ बात बहुत पुरानी है। एक गांव में जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। जाति से वो ब्राह्मण था। उसके पास पुश्तैनी संपत्ति बहुत थी और स्वयं भी उसने खूब पैसा अर्जित किया था। इस कारण वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। उसके 4 लड़के और 5 लड़कियां थी। उसके सभी बच्चों का विवाह भी हो चुका था सिवाय सबसे छोटी लड़की विमला के। विमला की भी मंगनी हो रखी थी और कुछ ही दिनों में उसका ब्याह होने वाला था। इसी बीच जयप्रकाश का अपने ही गांव के किशनलाल से झगड़ा हो गया। किशनलाल नीची जाति का व्यक्ति था। ये उस जमाने की बात है जब समाज में जाति प्रथा जैसी कुरीतियां फैली हुई थी। झगड़े के कारण भूमि का विवाद था। दरअसल जयप्रकाश ने किशनलाल की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया था और अब वो उसे अपनी ही जमीन बता रहा था। किशनलाल ने उसकी शिकायत गांव की पंचायत में भी करी, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था।
सभी ने जयप्रकाश का ही साथ दिया और बेचारा किसान रोता रहा। गांव की पंचायत से हार कर किशनलाल के मन में जयप्रकाश से बदला लेने की इच्छा बलवंत हो गई। वो किसी भी हालत में उससे अपना बदला लेना चाहता था। वो अपने तांत्रिक के मामा के पास गया जो कि दूसरे गांव में रहते थे। उसने अपने मामा को पूरी बात बताई और कहा कि मैं जयप्रकाश से किसी भी हाल में बदला लेना चाहता हूँ। तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो मेरे पाँव पर पड़े और मेरी ज़मीन मुझे वापस मिल जाए। और हाँ, ध्यान रखना, मैं केवल उसको सबक सिखाना चाहता हूँ, जान माल का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसका मामा बोला, ठीक है, तू घर जा, मैं अपनी विद्या से उसे तेरे कदमों में ला पटकूंगा। कुछ दिनों के बाद जयप्रकाश की बेटी विमला का ब्याह हुआ और वो अपने ससुराल आ गई। दूसरे दिन अंधेरे उठकर ही वह गांव की महिलाओं के साथ दिशा मैदान को गई। तभी उसने देखा कि उसके बगल में एक भयानक शख्स वाला शख्स बैठा हुआ है। वो बिल्कुल काला सा था, एकदम काला साया जो कद में लगभग 1.5 फुट का रहा होगा। वो चिल्लाते हुए वहां से भागी। सभी महिलाओं ने समझा कि कोई जंगली जानवर रहा होगा, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे भागे। वो नई नवेली दुल्हन थी और उसे उस गांव के रास्तों की भी जानकारी नहीं थी, तो फिर वो एक जगह पर आकर रुक गई। उसने देखा कि वो साया उसके सामने हंस रहा है। जब महिलाएं उसके पास आई और उससे उसके भागने का कारण पूछा तो उसने कहा, वो देखो, वो क्या है, बहुत ही भयानक है। ऐसा डरावना जानवर कौन सा है ये? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। महिलाओं ने कहा कि क्या बोल रही हो, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सब ने कहा, हो सकता है कोई जंगली जानवर रहा हो, उसे देखकर डर गई हो। बात आई गई हो गई। शाम को बहुत गौशाला में दूध दूह रही थी। तभी उसने देखा गाय जोर जोर से रंभाने लगी और उस पर लात और पूंछ से मारने लगी। उसके साथ उसकी ननद भी आ गई और वो बोली, भाभी, लगता है गाय आपको अनजान समझकर ऐसा कर रही है, आप छोड़ो, मैं कर लेती हूँ। वो बोली, ठीक है। उसने दूध का डिब्बा अपनी ननद को दिया, लेकिन ननद के पास भी गाय वैसा ही कर रही थी। उनका नंभाना और अजीब तरह से पूंछ हिलाना बंद नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा गाय के ठीक पीछे से वही डरावनी शक्ल वाला साया उसको घूर रहा है। वो वहीं डर के मारे बेहोश हो गई। उसकी ननद बहुत डर गई और वो भागकर घर के पास गई और अपने भैया को बुलाकर लाई। तब उसके मुंह पर पानी के छींटे वगैरह मारकर उसे होश में लाया गया। सबने समझा शायद थकान की वजह से उसे कमजोरी हो गई होगी। अब तक गायों का रंभाना बंद हो गया था तो उसकी ननद दूध दूहने लगी। वो अपने पति के साथ घर वापस आ गई। अब तो ये आए दिन की बात हो गई। रात में वो सोने जाती तो उसे लगता कि उसकी कोठरी में वही है। यहाँ तक कि वो उसे अपने बिस्तर के अंदर भी दिखाई देता और वो कोठरी से बाहर भाग जाती। वो खेत में काम करने जाती तो वो उसके बगल में बैठ जाता और कभी उसके सामने बैठ जाता। वो जंगल जाती तो वो किसी पेड़ पर चढ़ा दिखता। वो जहाँ जाती वो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। उसका खाना पीना सोना सब हराम हो गया। वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। कभी खुद ही चिल्लाने लगती, कभी रोने लगती, कभी डर के मारे कहीं छुप जाती। हर समय कहती कि मुझे वो दिखाई दे रहा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है। फूल सी लड़की दिन प्रतिदिन सूख कर कांटा हो गई। ससुराल वालों को लगा कि इनकी बेटी पागल है और उन्होंने इस पागल को हमारे गल बांध दिया है। अब तो ससुराल वाले उसे मारने पीटने लगे और उसकी जिंदगी नर्क के समान हो गई। कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उस टाइम पर आज की तरह मोबाइल और टेलीफोन भी नहीं थे, तो सूचना या तो पत्र के माध्यम से दी जाती थी या किसी आदमी द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। उन्होंने एक आदमी को उस लड़की के मायके रवाना किया और संदेश दिया कि अपनी बेटी को लेने आओ। वो आदमी विमला के मायके पहुंचा और उसने उन्हें विमला के पूरी खबर सुनाई और विमला के ससुराल वालों का संदेश भी दे दिया। ऐसा सुनना ही था कि विमला के माता पिता अचंभित रह गए। मायके में विवाह से पहले तो उनकी बेटी अच्छी खासी थी, फिर वहां जाकर उसे क्या हो गया कि सब लोग उसे पागल कह रहे हैं। आनन फानन में विमला के बड़े भाई और पिता
उसके ससुराल पहुंचे। विमला के ससुर बोले, तुम्हारी बेटी पागल है, तुमने विवाह से पहले ये बात छुपाई, अब इसे अपने साथ ले जाओ। इसने अपने साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी नरक बना दी है, हम अपने बेटे का दूसरा विवाह कर लेंगे। विमला के पापा ने कहा, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करिए, मेरी बेटी पागल नहीं है, शादी से पहले तो आपने भी उसे देखा था। पर उन लोगों ने उसकी एक बात ना सुनी और विमला के पिता बोले, मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लूँगा, आप बस मुझे कुछ समय दीजिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए, मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तब उसके ससुर ने कहा, ठीक है, अपनी बेटी को ले जाओ और उसका इलाज करवाओ, 6 महीने के भीतर अगर ये ठीक नहीं हुई तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगे। जयप्रकाश, जो कि अपने झगड़ालू और घमंडी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, आज अपनी बेटी की दशा देखकर फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था, मैंने ऐसा तो कोई बुरा काम नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सजा क्यों मिल रही है भगवान। ऐसे ही रोते पीटते वो विमला को लेकर अपने गांव वापस आ गया। सारे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सर्वगुण संपन्न विमला शादी होते ही पागल करार कर दी गई। विमला को देखकर कोई उसे पहचान तक नहीं पा रहा था। गोरा चांद सा मुखड़ा मलिन हो चुका था। उसे गले लगाकर उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। विमला हर किसी को देखकर डर रही थी, बस बार बार कहती, वो देखो वो वहाँ खड़ा है, वो देखो मुझे मार डालेगा। हर समय वो ऐसे ही चिल्लाती रहती। एक दिन विमला के पिता ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी उसकी माँ बोली, एक बार पूछ करवा कर देख लेते हैं, क्या पता किसी ने कुछ कर दिया हो हमारी बेटी पर। विमला के पिता ने बोला, ठीक है। उसकी माँ बोली, पड़ोस के गांव में एक बड़े जानकार पुछारे बैठे हैं, उनके पास ही पूछ कराने जाओ, सुना है सब सच बताते हैं। जयप्रकाश के पिता दूसरे दिन ही चावल लेकर पास गांव के पुछवारे के पास गए। पुछवारे ने उसके चावल देखे और वो बोले, भूमि विवाद का मामला है, तुमने किसी की भूमि पर कब्जा किया है और वो नीची जाति का है, तुम्हारे ही गांव का है, उसने तुम्हारी बेटी के पीछे साया लगा रखा है, वही उसे परेशान कर रहा है। अपनी भलाई चाहते हो तो जिसकी ज़मीन है उसे लौटा दो और उससे माफ़ी मांग लो, इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जयप्रकाश को तुरंत ही किशनलाल से हुए विवाद की याद आ गई। वो बोला, हाँ महाराज, गलती तो हुई है, सुधार लूँगा। दूसरे ही दिन जयप्रकाश किशनलाल के घर पहुंच गया। किशनलाल अपने घर की छत पर बैठा था। जयप्रकाश को देखकर बोला, और पंडित जी, आज कैसे इस नीच जात वाली के घर आ गए? किशनलाल, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस कर दूंगा, पर तुमने जो कुछ भी किया है कृपया करके उसे वापस कर लो, वरना मेरी बेटी पागल हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। किशनलाल बोला, अच्छा, पता चल गया तुझे, इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दूं? उस दिन तो भरी पंचायत में तूने जो मेरा अपमान किया था उसका क्या? गलती हो गई किशनलाल, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, पर मेरी बेटी को मत करो कुछ भी, उसने तो क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ठीक है, पहले तू सारी पंचायत के सामने मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़ेगा और मेरी ज़मीन वापस करेगा, तब जाकर मैं तुझे माफ़ करूँगा। मरता क्या ना करता। जयप्रकाश ने भरी पंचायत में किशनलाल के पैरों पर अपनी नाक रगड़ी और तब किशनलाल ने उसे माफ़ कर दिया और विश्वास दिलाया कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर वो अपने तांत्रिक मामा के पास गया और बोला, जयप्रकाश ने मुझे माफ़ी मांग ली है और मेरी ज़मीन वापस कर दी है, मेरा बदला पूरा हो गया, अब तुम वापस बुला लो उस भूत को और उसकी बेटी को ठीक कर दो। तब उसका मामा बोला कि तुम जयप्रकाश को मेरे पास भेजो, मैं उसे उपाय बताऊंगा। तब जयप्रकाश किशनलाल के मामा के पास गया और वो बोला, तुझे एक पूजा करानी पड़ेगी जो कि अमावस्या के दिन की आधी रात को होगी। उसके लिए तुझे किसी ब्राह्मण तांत्रिक से ही पूजा करवानी पड़ेगी। उस पूजा को करने के बाद तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। जयप्रकाश ने ऐसा ही करा और उसकी बेटी कुछ समय के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। उसके ससुराल वाले उसे सम्मानपूर्वक ले गए और अब जयप्रकाश बिल्कुल बदल गया था। उसे अपने बुरे काम का दंड मिल चुका था। उसके बाद उसने कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करा
और हमेशा के लिए सुधर गया।